हेलो एवरीवन, काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत ग्वाला सर आपको वेलकम करता हूं हमारा जीएस क्लास में। इस जीएस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास में हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस का भी प्रिपरेशन करेंगे, अर्थात मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्थात ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है प्राइमरी एक्टिविटी। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी कुछ नहीं, हम जिंदगी जीने के लिए जो भी कार्य संपन्न करते हैं इन्हीं को कहा जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी। इसका और एक नाम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी दिया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आज के दिन में 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी और क्वीनरी एक्टिविटी। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्राइमरी एक्टिविटी। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में जानना। सबसे पहले ये प्राइमरी एक्टिविटी में हम सीखेंगे क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि ये प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। उसके बाद हम जानेंगे प्राइमरी एक्टिविटी के हंटिंग और गैदरिंग के बारे में, फिर जानेंगे पैस्टोरलिज्म के बारे में, फिर एग्रीकल्चर एंड देन माइनिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, ये प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं अपने परिवेश में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम जो कार्य संपन्न करते हैं ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। फिर इट डज इंक्लूड्स हंटिंग, गैदरिंग, पैस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वायरिंग। अर्थात इस कैटेगरी में अर्थात प्राइमरी कैटेगरी में क्या क्या कार्य हम संपन्न करते हैं उनमें से आता है शिकार करना, खाना जुगाड़ करना, पैस्टोरल एक्टिविटी अर्थात पशुपालन करना, फिशिंग करना, जंगल से काठ को इकट्ठा करना और माइनिंग करना, कृषि कार्य करना आदि। पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कलर वर्कर्स। हियर यू शुड रिमेंबर हु आर द पर्सन रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटी कॉल्ड, अर्थात प्राइमरी एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए वर्ग किस कलर के एक्टिविटी में आते हैं, तो हम कहेंगे रेड कलर वर्कर्स। आई रिपीट, रेड कलर वर्कर्स आर दोज who involves in primary activity। हम यहाँ देख सकते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। प्राइमरी एक्टिविटी में इंसान सबसे पहले कार्य जो संपन्न किया था वो था हंटिंग और गैदरिंग। हम शिकार किए थे और खाना जुगाड़ किए थे। इंसान के द्वारा किए जाने वाला सबसे पहला कार्य था हंटिंग और गैदरिंग अर्थात खाना इकट्ठा करना। Early man lived in forest and sustained his life by hunting animals. He has also been gathering various products from the forest and satisfy his needs in early days. हम यहाँ पे इंसान जैसे ही धरती पे पैदा हुए हमें जब भी भूख लगा हम खाना खोजने के लिए बाहर गए, तो खाना खोज के जब आए हम वो कहलाएगा अपना गैदरिंग का एक्टिविटी अर्थात फूड गैदरिंग का एक्टिविटी। आज के दिनों में भी शिकार और खाना का तलाश होता है, लेकिन ये सब जगह नहीं होता। ये जनरली हमें दिखाई देती है अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न हिस्सा में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलास्का, कनाडा इस हिस्से में, और रशिया के नॉर्दर्न पार्ट आप कह सकते हो साइबेरियन पार्ट में, और यहाँ साउथ अमेरिका के अमेज़न वाली जो इलाका है यहाँ पे, और यहाँ कॉन्गो रिवर के आसपास रहने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं
यहाँ पे मेनली हंटिंग और गैदरिंग प्रैक्टिस अभी भी होता है वहाँ के जनजातियों के द्वारा। इवन आप कह सकते हो हमारे इंडिया के जो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज है, यहाँ भी हंटिंग और गैदरिंग अभी भी प्रैक्टिस होती है। आप ये भी कह सकते हो दुनिया में जिस जगह भी आदिवासी का संधान मिला है वहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग अभी भी प्रैक्टिस होती है। तो हंटिंग और गैदरिंग से पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनको वहाँ के जनजाति मार्केट में बिक्री भी करते हैं, जिनसे उनको अधिक जो इच्छाएं होती है, जो डिमांड होती है उनके दैनिक कार्य वित्तीय के ऊपर, उससे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। लेकिन आजकल की बढ़ती कंपटीशन के कारण उनका सामान बाज़ार में उतना ज़्यादा बिकता नहीं है। अभी देखेंगे हम पैस्टोरलिज्म। ये पैस्टोरलिज्म होता क्या है? जनरली पशुपालन। पशुपालन अर्थात पशु के जन्म वृद्धि का प्रक्रिया को अपने हिसाब से अगर हम नियंत्रण करें और अपने डिमांड के ऊपर ही नियंत्रण करें तो इनको कहा जाएगा पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म जनरली दो टाइप का होता है, एक अपना नीड पूरा करने के लिए और एक बाज़ार का नीड पूरा करने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं घर में गाय का या बकरी का पालन अपना घरेलू पशुपालन, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में नोमैडिक हर्डिंग्स। और एक होता है व्यापार के ऊपर आधारित कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम नोमैडिक हर्डिंग्स के ऊपर। ये नोमैडिक हर्डिंग्स होता क्या है? जब इंसान खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने पशुओं के साथ, तो ये गतिविधि कहलाती है नोमैडिक हर्डिंग्स। ये जनरली खानाबदोश प्रजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ देखेंगे हम कि ये चीज़ नोमैडिक हर्डिंग जनरली डिपेंड करता है किस तरह के क्लाइमेट या किस तरह के लैंड फॉर्म्स के ऊपर वो रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं अफ्रीकन लोग शीप, गोट या कैमल का पशुपालन करते हैं। फिर हम कह सकते हैं यहाँ एशिया के लोग, एशियाटिक डिजर्ट्स के लोग, या आप कह सकते हो तिब्बत के लोग लामास का, डुम्बा का आदि का पशुपालन करते। फिर यहाँ एक टर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में कि ये ट्रांसह्यूमेंस होती क्या है। ट्रांसह्यूमेंस अर्थात अपना पशुपालन का स्थान परिवर्तन करना सीजनली, अर्थात ऋतु के ऊपर बेस कर। जहाँ खाना मिल रहा है वहाँ चले जाएंगे। तो ये गतिविधि पशु तथा इंसान का कहलाता है ट्रांसह्यूमेंस। जैसे गर्मी के दिनों में खाना हमें पहाड़ी इलाकों में मिलती है और शीतल अर्थात ठंड के समय में खाना पहाड़ी इलाकों में नहीं मिल के उनके फुटहिल्स या ज़मीनी इलाकों में मिलती है। तो हम इंसान जो है पहाड़ से उतर के उनके फुटहिल्स या ज़मीनी इलाकों में आके पशुपालन करते हैं। तो ये गतिविधि इंसानों का कहा जाता है ट्रांसह्यूमेंस। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं हम कमर्शियल लाइवस्टॉक के ऊपर नज़र डालते हैं थोड़ा कि ये कमर्शियल लाइवस्टॉक होती क्या है। जब इंसान बाज़ार के ऊपर निर्भर करके पशुपालन करते हैं तो वो आती है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के कैटेगरी में। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने सुविधा या बाज़ार के डिमांड के ऊपर निर्भर करके पशुपालन करती है और मुनाफा बेहद कमाती है। इनमें से हम देख सकते हैं ये अमेरिका के इस क्षेत्र में, अर्जेंटीना, चिली के इस क्षेत्र में, और साउथ अफ्रीका या स्टेपी वाला जो रीजन है एशिया के, और पूरा ऑस्ट्रेलिया, इस रीजन में सबसे ज़्यादा कमर्शियल लाइवस्टॉक होती है। यहाँ पे हम दूध का कंपनी, मांस का कंपनी, लेदर का कंपनी आदि को देख सकते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर।
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अर्थात पशुपालन एवं फसलों का उत्पादन करना, दोनों को एक साथ ही कहा जाता है एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर में अपने देश में या अन्य देश में जिस जिस टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, अर्थात जिंदगी जीने के लिए इंसान जो न्यूनतम फसल का उत्पादन करता है या पशुपालन करता है तो उसको कहेंगे हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अर्थात पुराने विधियों के ऊपर डिपेंड करते हुए जो कृषि हम करेंगे उनको कहा जाएगा प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। इसमें या हम कह सकते हैं इस टाइप के एग्रीकल्चर जनरली किया जाता है आदिवासियों के द्वारा, अर्थात जनजातियों के द्वारा, जो कि डेवलप नहीं है अभी भी कृषि क्षेत्र में या आर्थिक अभाव के कारण बड़े बड़े मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा अपना प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये जनरली साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे किया जाता है और अफ्रीका के मिडिल एरिया में भी किया जाता है, और साथ ही साथ अपने बांग्लादेश, मेघालय या सेवन सिस्टर वाले जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे ये किया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इंडोनेशियन आर्किपेलागो जितना भी है इस एरिया में भी सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर किया जाता है। ये एग्रीकल्चर में जो कृषि करने वाले जितने भी लोग होते हैं ये बहुत ही ओल्ड फैशन वाले होते हैं। ये तरीके का कृषि पूरे विश्व भर में प्रचलित है, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। इनमें झूमिंग या झूम, अपने देश में इसको झूमिंग कहा जाता है, फिर अलग अलग जगह में मिल्पा, लडांग, ये सब का नाम भी इनको दिया गया है। ये एग्रीकल्चर और भी एक नाम से फेमस है जिसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि इस एग्रीकल्चर में लोग एक बार किसी जगह में खेती करते हैं तो दूसरी बार वो जगह में खेती नहीं करते या खेती का ज़मीन को बदल देते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जिस जगह को छोड़ देते हैं खेती करने के बाद उस जगह में लोग जनरली उसको जला देते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के ऊपर। जिस जगह का जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है उस जगह में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता है। जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं, ये साउथ ईस्ट और ईस्टर्न एशिया के इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जिस टाइप का एग्रीकल्चर होता है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर में ज़मीन या कृषि ज़मीन का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, ये बहुत ही छोटी होती है और इस जगह का मेन जो फसल होता है वो है पैडी अर्थात चावल, या आप कह सकते हो धान। इसीलिए धान अथवा चावल का खेती सबसे ज़्यादा ईस्ट और साउथ ईस्टर्न एशिया में होती है, इसीलिए हम भारतीय तथा एशियावासी सबसे ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में। ठीक है, आप देख सकते हो भारत, बांग्लादेश, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इस जगह पे सबसे ज़्यादा पैडी का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे या आप कह सकते हो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे सोयाबीन, बार्ली, सरगम, व्हीट आदि का खेती होती है। अब देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर अर्थात बाज़ार के ऊपर निर्भर करके
किसी भी फसल का उपजाऊ करना। जैसे कि हम देख सकते हैं चाय, कॉफ़ी, कोकोनट, शुगर केन आदि, इन सब का खेती एक छोटा सा, या आप कह सकते हो एक बड़ा सा बागान को लेकर अगर किया जाए तो वो कहलाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें बहुत सारा कैपिटल का उपयोग करना होता है, क्योंकि ज़मीन खरीदना, उनमें प्लांटेशन करना और साथ ही साथ बहुत सारा लेबर्स को इन्वॉल्व कराना, ये कैटेगरी में अर्थात प्लांटेशन के कैटेगरी में हम देख सकते हैं कोकोनट का उत्पादन, शुगर केन का उत्पादन, बनाना का उत्पादन आदि। इनमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव के साथ साथ साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होती है उनका भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब आते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के ऊपर। ये होती क्या है? जब अगर हम किसी भी फसल को बाज़ार के ऊपर निर्भर करते हुए हम कृषि करते हैं तो उनको कहा जाता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। यहाँ हम देखेंगे कि किस किस देशों पे इस स्केल पे या बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने में फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये जनरली हम देख सकते हैं यहाँ मैप में, प्रेरी वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका का, और पंपास वाला जो क्षेत्र है साउथ अमेरिका का, स्टेपी वाला क्षेत्र, बेडोस या बेल्स वाला क्षेत्र, और डाउन्स वाला क्षेत्र अपने ऑस्ट्रेलिया के, इस जगह में ये टाइप का एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस जगह या जिस देश डेवलप्ड है उसी जगह कमर्शियल बेस के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है। इस एग्रीकल्चर का मुख्य फसल है व्हीट अर्थात गेहूँ। यहाँ पे गेहूँ के साथ साथ ओट्स, कॉर्न, बार्ली, राई आदि का भी उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के ऊपर। ये मिक्स्ड फार्मिंग होती क्या है? जब इंसान पशुपालन के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं तो उस फार्मिंग को कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। ये मिक्स्ड फार्मिंग जनरली पाया जाता है उस देशों में जहाँ पे घास के मैदान पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी वाला क्षेत्र, पंपास वाला क्षेत्र, साउथ अमेरिका के, यूरोप के स्टेपी और बेल्स साउथ अफ्रीका के, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स वाले क्षेत्र में। मतलब जहाँ घास है, जहाँ जमीन समतल है, वहाँ पे हम देख सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ फसलों में हम देख सकेंगे व्हीट, बार्ली, ओट्स, राइस, मेज आदि का उत्पादन किया जाता है, और जानवरों में शीप, पिग, पोल्ट्री आदि का भी पशुपालन किया जाता है। इस तरीके के एग्रीकल्चर में हम इंटरक्रॉपिंग अर्थात एक फसल के साथ साथ दूसरा फसल का उत्पादन भी देख सकते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जो कि है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग होता क्या है? डेयरी फार्मिंग अर्थात दुग्धजात पदार्थ का उत्पादन करना। इस दुग्धजात पदार्थ का उत्पादन जनरली उन देशों पे किया जाता है जहाँ पे स्टोरिंग सिस्टम सही होता। ये डेयरी फार्मिंग एक कैपिटल इंटेंसिव गतिविधि है, अर्थात यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डेवलप्ड कंट्री में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये कनाडा, ये सारे कंट्री में अत्यधिक रूप से दिखाई देती है। हमारे देश में भी आजकल कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं देखते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यह मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होती क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं।
उससे पहले हम देखते हैं मेडिटेरेनियन है क्या। मेडिटेरेनियन अर्थात हिंदी में भूमध्य सागर, जो कि स्थित है अफ्रीका और यूरोप के मध्य। इस जगह में पाए जाने वाले या उत्पादन किए जाने वाले जो भी फसल होते हैं, ये होता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के कैटेगरी में। यहाँ पे जनरली सिट्रस फ्रूट और साथ ही साथ साग सब्जी आदि का भी उत्पादन किया जाता है। इस टाइप के क्लाइमेट दुनिया में जहाँ भी पाए जाते हैं वहाँ पे इसी तरीके का कृषि भी किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यूरोप पूरा का पूरा यूरोप में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता है। साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका के ट्यूनेशिया और अटलांटिक वाले कोस्ट में भी हम देख सकते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को। और अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया और साउथ चिली या वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका और साथ ही साथ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी हम इस टाइप का कृषि देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं विटीकल्चर के बारे में। विटीकल्चर अर्थात सिट्रस फ्रूट का उत्पादन। इसमें बेसिकली अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है और साथ ही साथ फिग्स अर्थात अंजीर और ऑलिव अर्थात जलपाई का भी उत्पादन किया जाता है। ये उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है वाइन अर्थात दारू का निर्माण करना, उत्पादन करना। और साथ ही साथ अगर क्वालिटी में थोड़ा सा 19-20 अगर हो जाए तो निम्न कोटि का जो सिट्रस फ्रूट होती है, इनसे ड्राई फ्रूट्स भी बनाया जाता है और जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं उनके द्वारा वाइन का उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हॉर्टिकल्चर होती क्या है। अगर हम एक बागान ले लेते हैं, अब बागान के ऊपर फल फूल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो उनको कहेंगे हम हॉर्टिकल्चर। क्योंकि ये बेस करता है मार्केट के ऊपर, डिमांड के ऊपर, इसीलिए इसको कहा जाता है मार्केट गार्डनिंग। ये मार्केट गार्डनिंग सबसे पहले किया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ पे, जिस पे बेसिकली ध्यान दिया गया था। इस प्रक्रिया में ग्रीन हाउस का भी उपयोग होता है, जहाँ पे हम हीट को स्टोर करके रख सकते हैं और यही हीट के द्वारा हम कृषि या फसल का उत्पादन कर सकते हैं। ये इस तरह के हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूरेशिया और मेडिटेरेनियन रीजन पे। सबसे ज़्यादा उपजाए जाने वाले फूलों में ट्यूलिप्स का नाम सबसे पहले आता है और ट्यूलिप्स नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा फेमस है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन में से एक है। अब आते हैं ट्रक फार्मिंग। ये ट्रक फार्मिंग कुछ नहीं, वही है हॉर्टिकल्चर का ही दूसरा नाम है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हॉर्टिकल्चर का जो कृषि क्षेत्र होता है वहाँ से फसल काट के सीधे ट्रक पे लोड करके मार्केट तक पहुँचाया जाता है, इसीलिए हॉर्टिकल्चर का दूसरा नाम ट्रक फार्मिंग होता है। अब आते हैं फैक्ट्री फार्मिंग के ऊपर। ये फैक्ट्री फार्मिंग भी ज़्यादातर दिखाई देती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, रशिया आदि देशों पे। यूरोपियन हर एक कंट्री में हम देख सकते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। इसमें होता क्या है, फैक्ट्री जैसे एक सेटअप होता है और उसके अंदर फसल के साथ साथ, जैसे फसलों में मशरूम और पशुपालन में हम देख सकते हैं बकरियां और मुर्गी आदि का पालन किया जाता है। अब देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग होता क्या है, इसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और किसी एक ज़मीन को हायर कर लेते हैं, वहाँ पे मिल के फार्मिंग करते हैं। ये फार्मिंग जनरली दिखाई देता है यूरोपियन कंट्रीज़ पे ही। यहाँ पे
फेवरेबल जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं इस टाइप के फार्मिंग के साथ जुड़ते हैं। ये फार्मिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होता है दुनिया के डेनमार्क नामक कंट्री के ऊपर। साथ ही साथ इस टाइप का फार्मिंग नीदरलैंड, बेल्जियम आदि जगहों पे भी देखने को मिलती है। इनमें होने वाली जो भी मुनाफा होती है ये एक दूसरे पे बांट लेते हैं। इन पे इनके जो सरकार है इनको मदद भी करती है। अब देखते हैं कलेक्टेड फार्मिंग। ये कलेक्टेड फार्मिंग क्या होती है? जहाँ पे एक व्यक्ति ज़मीन देती है तो दूसरे व्यक्ति पूंजी लगाती है और तीसरे व्यक्ति अपना जो भी है वो दान करती है या लगाती है, जिसके द्वारा क्या सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल के खेती करती है। ये फार्मिंग सबसे ज़्यादा यूएसएसआर या कह सकते हो आज के दिन में रशिया में फेमस है। इसका और एक नाम है कोलखोज, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जाता है कि कोलखोज का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा किस देशों पे किया जाता है, तो आप कह सकते हो रशिया में। कहाँ? रशिया में। ठीक है, ये रशिया में इस आप कह सकते हो कोलखोज में किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो हम कह सकते हैं छोटे छोटे जो वेजिटेबल्स होते हैं जो कि मार्केट बेस्ड होती है, इनका उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं हम माइनिंग अर्थात खनन कार्य। इसमें ज़मीन के अंदर हम खनन करते हैं और ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी खनिज पदार्थ जैसे कि कोयला, सोना, हीरा जो भी है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि पेट्रोलियम आदि पदार्थों का भी उत्पादन करते हैं। इसी खनन के कारण ही अपने शिल्प उद्योग पे या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। माइनिंग का 2 कैटेगरी है जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स क्या है जो माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। मेथड्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटी को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी को कौन सा फैक्टर्स इफ़ेक्ट करती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स अर्थात माइनिंग का साइज, माइनिंग का कैरेक्टर्स किस टाइप का है उसके आधार पे हम माइनिंग करेंगे। सेकेंडली, इसका डिमांड कैसा है, इसका नीड कैसा है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसे कितना का मुनाफा होता है, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए हम माइनिंग करते हैं। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग। मेथड्स ऑफ माइनिंग जनरली 2 टाइप का होता है, सरफेस या ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड या सॉफ्ट माइनिंग, जिसके बारे में अगले स्लाइड पे हम देखेंगे। यहाँ सरफेस माइनिंग अर्थात ओपन कास्ट माइनिंग हम यहाँ देख सकते हैं। प्रकृति में अगर कहीं खुला जगह पे कहीं गड्ढा बनाया हुआ है तो उस जगह में हमें कहीं ना कहीं मिनरल्स या खनिज का भंडार प्राप्त होती है। तो उस जगह में जिस टाइप का हम माइनिंग करेंगे उस तरह का जो माइनिंग करते हैं उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ये सबसे इजी मेथड है खनिज उत्पादन करने का, जिसमें ज़्यादा पैसे की भी लागत नहीं होती है और हमें इजीली खनिज पदार्थ मिल जाती है। अब देखते हैं अंडरग्राउंड या सॉफ्ट माइनिंग। इससे क्या होता है, यहाँ पे हम पहले ज़मीन को खोदते हैं, खोदने के बाद हम वहाँ पे जो भी पदार्थ उस जगह में मिलता है उसका उत्पादन करते हैं या वहाँ से निकालते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ, सोना, हीरा, यूरेनियम आदि का उत्पादन हम ड्रिलिंग या माइनिंग मेथड के माध्यम से ही करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस रीजन है रशिया का कोला, जिसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर तक है, जहाँ से लोग माइनिंग तो करते हैं, साथ ही साथ धरती के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों का या विभिन्न पदार्थों के ऊपर भी शोध करते हैं। और यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका में भी एक खदान बनाया गया है
जो कि 4 से 5 किलोमीटर गहरा है, वहाँ से हम गोल्ड अर्थात सोना का भी उत्पादन करते हैं। ऐसा इंडिया में भी है। आप सुने ही होंगे KGF के बारे में। KGF अर्थात कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि इंडिया का सबसे पुराना गोल्ड फील्ड है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, जिसमें हमने जाना कि ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है और ह्यूमन एक्टिविटी के जो प्राथमिक कार्य था अर्थात प्राइमरी एक्टिविटी, इनके बारे में हम जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो के दौरान बीच में कहीं भूल त्रुटि होती है तो कमेंट ज़रूर करें। और ज्योग्राफी के बारे में इसी तरह के अपडेट या और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।